रामायण का वो एक सीन, शायद सबसे ड्रामेटिक सीन्स में से एक, आज उसकी बात करते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे किसी की तारीफ कुछ ही पलों में गुस्से और बदले की आग में बदल सकती है। तो चलिए, शूर्पणखा के मन में जो उथल-पुथल मची, उसे जरा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है शूर्पणखा की नजरों से, जब वो पहली बार लक्ष्मण को देखती है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये उसकी पहली फीलिंग है, तारीफ और अट्रैक्शन। लेकिन वो सिर्फ एक सुंदर इंसान को नहीं देख रही थी। नहीं, उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया, एक मौका नजर आ रहा था। पर यह सिर्फ, आप कह सकते हैं, पहली नजर वाला आकर्षण नहीं था। ये बहुत जल्द एक सोची समझी योजना में बदल गया। आइए देखते हैं कि ये उम्मीद से भरा प्रस्ताव कैसे सामने रखा जाता है। शूर्पणखा एकदम कॉन्फिडेंट है। वो मौका देखती है। लक्ष्मण जंगल में अकेले हैं और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वो इंतजार नहीं करती, बल्कि सीधा एक्शन लेती है और अपने दिल की बात कह देती है। आप जरा उसके शब्द सुनिए। कितनी सीधी बात है, कोई घुमा फिराकर नहीं। वो साफ साफ अपनी इच्छा जाहिर करती है। ये एक बोल्ड प्रपोजल है, जिसमें वो लक्ष्मण को खुशी और आनंद का वादा कर रही है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। लक्ष्मण का जवाब सिर्फ एक ना नहीं था, ये एक बहुत गहरी चोट पहुंचाने वाला रिजेक्शन था, जिसने शूर्पणखा की सारी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ दिया। देखिए, रिजेक्शन की शुरुआत कैसे होती है। लक्ष्मण सीधे सीधे मना नहीं करते, बल्कि वो खुद को अपने बड़े भाई का दास यानी सेवक बताकर एक स्टेज तैयार करते हैं, और यही आने वाली बेइज्जती की नींव रखता है। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ शूर्पणखा का सपना है, एक स्वामिनी, एक रानी बनने का, और दूसरी तरफ लक्ष्मण का ऑफर क्या है, एक दास की पत्नी यानी एक दासी बनने का। ये सीधा सीधा उसके सपने पर, उसकी एम्बिशन पर हमला था। देखिए, दासी शब्द का मतलब यहां सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, ये एक सामाजिक गिरावट है। रानी बनने के ख्वाब से सीधा एक सेविका बनने की हकीकत, यही अपमान, यही बेइज्जती की जड़ थी। बस यही वो पल है जब उसका सारा कंफ्यूजन, सारी बेइज्जती सीधे गुस्से में बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि उसे दोनों भाइयों ने मिलकर रिजेक्ट किया है, और ये बात उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देती है। ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है। उसे ये समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये तो दोनों भाई मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गहरी चोट पहुंचती है, और अब उसके गुस्से को एक निशाना मिल जाता है। वो अपना सारा दोष वहां चुपचाप खड़ी सीता पर डाल देती है। अब उसके दिमाग में सीता ही उसकी खुशी और उसके सपनों के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सीन के क्लाइमैक्स पर। उसका गुस्सा अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा, ये अब भयानक कस्मों और धमकियों की एक सीरीज बन चुका है। इन शब्दों में उसके गुस्से की गहराई को महसूस कीजिए। ये अब सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक जानलेवा इरादा है, जिसका निशाना सीधा सीधा है। वो उसे सिर्फ रास्ते से हटाना नहीं चाहती, वो उसके वजूद को ही खत्म कर देना चाहती है। और ये धमकी अब और ज्यादा भयानक हो जाती है। बात सिर्फ नामो निशान मिटाने की नहीं रही, अब बात उसे खा जाने की हो रही है। ये उसके अंदर छिपे राक्षस को पूरी तरह से बाहर ले आता है, जो उसकी असलियत को दिखाता है। अब ये सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं रहा, वो अपनी पहचान, अपनी पूरी आइडेंटिटी को अपने बदले से जोड़ रही है। वो अपने नाम की कसम खा रही है, अपने शक्तिशाली भाई रावण की कसम खा रही है। मतलब अब ये मामला पर्सनल नहीं रहा, ये उसके कुल के सम्मान का सवाल बन गया है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक मैरिज प्रपोजल के रिजेक्ट होने की कहानी थी, या फिर ये ताकत का वो टकराव था जिसने रामायण जैसे महाकाव्य को जन्म दिया? सोचिए, कैसे एक छोटी सी बेइज्जती ने एक पूरे साम्राज्य के अंत की कहानी लिख दी।